अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम इमरान खान की लॉन्ग मार्च की धमकियों और फौरी इलेक्शन के मुसलसल मुतालबे के बावजूद वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के फैसले पर डट गई है। आज वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और इमरान खान पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि इमरान खान जो तहरीक चला रहा है इसका असल मकसद फौरी इलेक्शन नहीं बल्कि कुछ और है। आइन के मुताबिक वक्त पे इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। अगर हमें जो फैसला किया उससे पेशतर इंतखाबात का, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का इंशाल्लाह ताला फैसला होगा। वो किसी दबाव में या किसी डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं होगा। 6 से 8 महीने तो सिंध और बलूचिस्तान में इलेक्शन ना होने का इम्कान है और जो नाम लेगा वो लोग उसको शायद पत्थर मारेंगे। मार्च के अंदर आपकी जो मरदमशुमारी है उसके नतायज आ जाएंगे नई मरदमशुमारी के। ये मुमकिन नहीं है कि आपकी नई मरदमशुमारी आ जाए। 4 महीने दरकार हैं हल्का बंदी के लिए मरदमशुमारी के नतायज के बाद। इमरान खान जो ये तहरीक चला रहा है, मेरे समझ में इसका मकसद इलेक्शन नहीं है। ये किसी और मकसद की कोशिश कर रहा है जिसमें ये नाकाम हो चुका है और हो भी जाएगा। वफाकी हुकूमत इलेक्शन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, जबकि आज ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद अहम तैनाती में दबाव डालने की कोशिश है। दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल लॉन्ग मार्च की तारीख देने में ताखीर कर रहे हैं और आज भी कराची में बलदियाती उम्मीदवारों से खिताब में इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी मार्च के लिए कॉल देने में अब ज्यादा देर नहीं है। इस बार ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर ऑपोजिशन में बैठेगी। इस बार इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट भी आएगी और सिंध की गवर्नमेंट भी आएगी। आप सब तैयार हो जाएं। मैं कॉल देने वाला हूं ये इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। ज्यादा देर नहीं रह गई उस कॉल को। ये मैं कॉल दूंगा, सारे पाकिस्तान ने खड़ा होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, इस हवाले से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने आज वफाकी हुकूमत की 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन मौखर करने की अपील भी मुस्तरद कर दी है और वाज़ेह किया है कि पंजाब असम्बली की 3 हल्कों और कौमी असम्बली के 8 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे, जबकि हल्कों में रेंजर्स, FC और पाक फौज तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी और दाखिली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए के मुताबिक आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास भी हुआ है, जिसमें सवात की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया है। हम इन तमाम मामला पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से बात करेंगे और इसके अलावा एक और अहम मामला है। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया गया है। ये केस तकरीबन 2 साल पहले दर्ज हुआ। पिछले साल 7 वॉल्यूम्स का 4300 सफ़ात पर मबनी चालान भी जमा कराया गया, मगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म लगाने की कार्रवाई बार बार मौखर होती रही। रवां साल 28 फरवरी से 7 सितंबर के दरमियान कम अज कम 9 बार फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की गई और 2 रोज़ पहले लाहौर की खसूसी अदालत ने फर्द जुर्म आयद होने से पहले ही वज़ीर आज़म और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को बरी कर दिया गया। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि जब अदालत दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म लगाने का फैसला कर चुकी थी, तो फिर अचानक से इस केस की मेरिट में ऐसी क्या तब्दीली आई जिसकी वजह से अदालत ने मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के बजाय मुल्ज़िमान की बरियत का फैसला सुना दिया। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान मुसलसल हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दें वरना वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन दोबारा आज हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि जो पार्लियामेंट की आईनी मुद्दत है वो पूरी होगी और इंतखाबात उसके बाद ही होंगे। वजूहात भी बताई कि बलूचिस्तान और सिंध में जो सैलाब के बाद हालात है उसमें तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, फिर मरदमशुमारी के नतायज आएंगे और फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन एक अहम बात यह है कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि मकसद असल में इस लॉन्ग मार्च का कुछ और है और वो कह रहे हैं कि नवंबर की तैनाती के हवाले से वो दबाव डालना चाहते हैं। क्या असल मकसद नजर आ रहा है इस वक्त हुकूमत को इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च का? नहीं, ये बात तो सारी दुनिया के इल्म में है और इतनी कोई ये ऐसी कोई खुफिया बात नहीं है
कि उसका मकसद क्या है और किस मकसद के लिए वो ये सारा जो है ये यानी तूफ़ान बदतमीज़ी भी और ये सारा हल्ला गुल्ला अफरा तफरी अनारकी और हर तरफ जो है ये भागा फिर रहा है पागलों की तरह। वो सिर्फ़ वो तैनाती है जिसके मतलब उसने आज से कोई 2 माह पहले कहा था कि जी इसको आप मौखर कर दें अगले इलेक्शन तक कोई 6 माह के लिए, और जब इलेक्शन हो जाएं तो फिर जो है वो तैनाती की जाए। तो इससे ये बात साबित हो गई या हो रही है कि उसका मकसद इलेक्शन की डेट लेना नहीं है। अगर इलेक्शन की डेट लेना होता तो फिर ये मुतालबा क्यों करता कि जी इसको 6 माह के लिए मौखर कर दिया जाए। उसे भी मालूम है कि इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से 1/3 ऑफ कंट्री जो है वो पानी के नीचे है और 3.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो अपने घरों से महरूम हैं, और इस वक्त इंतहाई जो है वो मुश्किलात हैं उन लोगों के लिए भी, और पूरी हुकूमत पूरी मशीनरी जो है वो उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो रीसेटलमेंट के लिए लगी हुई है जी। तो इलेक्शन तो जो है वो अगले कोई 5-6 माह मुमकिन नहीं है, ये उसके भी इल्म में है। तो लेकिन वो जिस तैनाती के लिए जो है वो बेचैन था तो उसके लिए ये सारा वो दबाव डाल रहा है। तो लेकिन राणा इस साहब, इसमें दबाव एक को बात तो किसी अहम कीमत ये है, पे जो है वो कबूल नहीं किया जा सकता। राणा साहब अहम बात तो ये है कि एसपीआर तो पहले ही कह चुके थे कि आर्मी चीफ अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो रिटायर हो जाएंगे, और इसके बाद जब आप ये कह रहे हैं इमरान खान ने ये बयानिया बनाना शुरू किया, उसके बाद खुद आर्मी चीफ ने भी इंदिया दिया था जब वो अमेरिका में थे, वहां पे कॉन्सर्ट में बात करते हुए उन्होंने इंदिया दिया था कि वो अपने वक्त पे रिटायर हो जाएंगे। तो फिर अगर इमरान खान अब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो उससे क्या हासिल कर लेंगे? आपके ख्याल में वो चाहते हैं कि अभी भी किसी तरीके से मौखर हो जाए ये प्रोसेस, या वो चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शख्स चीफ बन जाए, या वो ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर शख्स चीफ ना बने? एक्चुअल क्या हासिल कर लेंगे वो इस लॉन्ग मार्च से? फिर नहीं, इससे क्या हासिल करना है उसने? ये वैसे ही पागल आदमी है और अहमक है, और उसने सारी उसकी आप सियासत देख लें 2014 से, जब से उसे को थोड़ी बहुत पजीराई मिली है, उसके बाद उसकी हरकतें, उसके फ़ैसले, उसकी तकारीर और वो जिस तरह के वो सियासी फ़ैसले करता है, ये सारा कुछ आपके सामने है। उसका मकसद कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमाकत है, बेवकूफ़ी है। आप मुझे बताएं कि एक अदारे के सरबराह की तैनाती जो है उसको अगर इस तरह से वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि ये ना हो और ये जो है ये आगे इसकी एक्सटेंशन हो जाए या अगले इलेक्शन तक मौखर हो जाए, अगर इस तरह जलसे करने से, इस तरह तकरीरें करने से, इस तरह जो है वो अदारे को मिलाइन करने से अगर ये तैनाती इस तरह से हो जाती है या इस तरह से इफ़ेक्ट होती है, तो फिर तो हर 3 साल बाद जो है वो लॉन्ग मार्च ही हुआ करेंगे, जलसे ही हुआ करेंगे, तकारीर हुआ करेंगी। ये तो फिर एक तमाशा बन जाएगा, और ये तो इदारे को तबाह करने वाली बात है। जो अदारा जो है वो इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है। साहब आप कह रहे हैं कि वो अहमक है और अहमकाना फैसले करते ये आए हैं, कोई सोच नहीं सकता इस तरह से, मासवाए इस आदमी के कि जिसकी जो है वो अकल और जो है वो फहम ये है कि वो हर चीज़ को जो है इस तरह से जो है वो लेता है। राणा साहब आप कह रहे हैं कि वो अहमकाना फैसले करते आए हैं, लेकिन फॉलोइंग है उनकी, और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी फॉलोइंग मजीद साबित करूंगा। 2 दिन बाद मुल्क में 8 सीटों पे कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इंतखाबात है, बाई इलेक्शन जिसमें वो खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 3 पंजाब असम्बली की नशिस्तों पे इलेक्शन है, तो वो कह रहे हैं मैं तो अपनी मकबूलियत साबित कर दूंगा इसमें जीत के। और ऐसा लगता है कि नून लीग भी कहीं ना कहीं हुकूमत डरी हुई है क्या इन इलेक्शन से? क्योंकि 2 मरतबा आप लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि इन इलेक्शन को मौखर किया जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन समझता है कि इलेक्शन हो सकते हैं इन हालात में। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला करना है, लेकिन वजारत दाखिला की ये ज़िम्मेदारी है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उसे मौसूल हों उन रिपोर्ट्स के मुताबिक, और जो डिप्लॉयमेंट में कोई जो है वो मुश्किल पेश आ रही है उससे पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को जो है वो आगाह करे। वरना शहजाद अगर खुदा न खास्ता कल को अगर इलेक्शन में कोई मसला बनता है तो उसकी फिर ज़िम्मेदारी जो है वो तो फिर वजारत दाखिला पे होगी। इसलिए जैसे जैसे जो रिपोर्ट्स अभी हमें जो है वो मौसूल हुई हैं इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, वो भी हमने जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी हैं। जो डिप्लॉयमेंट में कमी है
रेंजर्स की भी और आर्मी की भी, वो भी हमने जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो है वो सामने रख दी थी। उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे वो फैसला हमें इलेक्शन कमीशन तो आज फिर आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, यानी कि अब इलेक्शंस होंगे। और जब पंजाब की 20 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे उस वक्त आप लोगों ने दावा किया था 15-16 तो हम जीत जाएंगे, बड़े आराम से 3-4 पे भी मुकाबला होगा। तो इस मरतबा 8 सीटों पे अगर इमरान खान खुद लड़ रहे हैं और आपके यहाँ से पीडीएम की मुख्तलिफ जमातें कॉन्टेस्ट कर रही हैं, क्या प्रेडिक्शन है आपकी, क्या होगा इन इंतखाबात में? जी, मेरी इस बारे में जो मैंने मालूमात हासिल की हैं या जो रिपोर्ट्स भी हमारे पास हैं कि इन हलकों में जो है वो इलेक्शन वही जीतेगा, वही टीम जीतेगी जो परसों इलेक्शन डे को मेहनत करेगी, क्योंकि कोई इलेक्शन का माहौल नहीं बना किसी जगह पे भी, और मेरा नहीं ख्याल कि 15-20% से ज़्यादा जो है वो वोट पड़ेंगे। और वैसे जो पंजाब में दोनों हलके हैं, 3 हलके हैं MNAs के, वहाँ पे PMLN के जो कैंडिडेट्स हैं ननकाना में भी, फैसलाबाद में भी और मुल्तान में भी, उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। और इसी तरह से सूबाई हलके जो हैं तीनों, खानेवाल में, बहावलपुर में और शरकपुर में, उनमें भी जो है वो PMLN के कैंडिडेट जो है देखते हैं नतीजा क्या होता है, क्योंकि पहले भी आपने कहा था कि बड़ी मजबूत हमारी पोजीशन है, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया था। आपने कहा था 15 हम जीतेंगे, लेकिन 15 तहरीक इंसाफ जीत गई थी। नहीं, लेकिन वो मजबूत पोजीशन जो रिजल्ट जो आया था उसमें मजबूत पोजीशन जो है वो बिल्कुल सामने थी। कोई ऐसा तो नहीं था कि एक तरफ 5000 वोट हैं, दूसरी तरफ 50,000 वोट हैं। वो जो जितना फ़र्क होता है कंटेस्ट में, और जो उसमें हमारी मुश्किलात थी कैंडिडेट्स के हवाले से और PMLN के लोगों का जो एक इशू था, तो उसके ऊपर हमने भरपूर कोशिश की काबू पाने की, और बड़ा जो है वो फेयर और बड़ा भरपूर कंटेस्ट हुआ तमाम सीट्स के ऊपर। राणा साहब, इमरान खान मुसलसल ये कहते आए कि मेरी हुकूमत गिराने की वजह यह है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी ये आना चाहते हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं, कानून तब्दील करेंगे। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब नैब का कानून तब्दील हुआ तो बहुत सारे जो केसेस नैब के पास थे, नैब ने वो अब कहा है कि मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनको भेजेंगे। कई में बरियत हो चुकी है, मरीम नवाज साहबा एवनफील्ड केस में उनकी बरियत हो गई, और अब 2 रोज़ पहले हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का FIA में केस था वो भी ख़त्म हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मरतबा जो है जज ने यह कहा था कि अगली समात पे हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, यानी कि जो भी चालान था FIA का, जज उस पर कन्विंस नजर आ रहे थे कि यह मामला जाएगा और इसमें फर्द जुर्म आयद होगी। लेकिन फिर अचानक हम देखते हैं कि जो फर्द जुर्म है वो नहीं लगती है, वो बरी हो जाते हैं फैसले से। तो इमरान खान जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि आप अपने केसेस माफ करवाने के लिए आए थे, NRO 2 आपको मिल गया है, उनसे इन तरह के फैसलों से उनका जो बयानिया है वो तो मजबूत हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है कि जज जो है वो कन्विंस थे फ़र्द जुर्म जो है वो लगाने के लिए। जब जिस तारीख पे फ़र्द जुर्म लगनी थी, जब वहाँ पे वकला ने बहस करनी थी, तो उसके बाद जो है वो जज साहब ने फ़ैसला करना था या नहीं करना था। तो जब हमारे वकला ने एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर जो है वो बहस हुई, दोनों फ्री कैन ने, प्रोसिक्यूशन साइड से भी और जो है वो अपने डिफेंस साइड से भी जो है वो बहस हुई, और बहस के नतीजे में जज साहब ने जो है वो बड़ा ही फेयर और इंसाफ पे मबनी जो है वो फ़ैसला किया। ऐसा ही फ़ैसला जो है वो जो चंद दिन पहले हाई कोर्ट ने जब मुनसलाई के हक़ में किया, तो उस वक्त तो इमरान खान साहब को कोई मालूम नहीं हुआ कि ये केस जो है वो किस तरह से ख़त्म हो गया। वो केस जो है वो भी हमने जो है वो ख़त्म करवाया है। मामला ये है कि ये केस सारे गलत हैं, ये फ्रॉड पे मबनी है, धोखाधही के साथ, इंतकामी रवैये के साथ। ये सारे केसेस जो हैं ये इमरान खान न्याजी ने जो है वो अपनी हुकूमत को का जबर और जुल्म जो है वो करके ये बनवाए हैं। ये सारे ख़त्म होने चाहिए। जो ख़त्म हो चुके हैं वो हो चुके हैं, जो बाकी हैं वो भी ख़त्म होने चाहिए। और इस किस्म की आइंदा जो है वो किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो अपना हुकूमती इख्तियार इस्तेमाल करके झूठे के जो है वो अपने मुखालफिन। राणा साहब, पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी है। जो आप बात कर रहे हैं कि एहतसाब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सही मानों में कभी एहतसाब होता भी नहीं है, और इसीलिए शायद कोई जेन्युइन केस हो तो वो भी फिर सियासी विक्टिमाइजेशन की नज़र हो जाता है। और इस केस में जो हकायक कुछ सामने थे उनके जवाब तसल्ली बख्श तो किसी इंटरव्यू में ना सुलेमान शहबाज दे सके हैं, ना हमजा शहबाज दे सके हैं। सवाल बड़ा सादा सा है कि मुलाजमीन के अकाउंट में जो कि चंद हज़ार रुपए की तनख्वाह लेते थे, 16 अरब रुपए कहाँ से आए? और 16 अरब रुपए की उनकी हैसियत नहीं थी, तो ये जाहिर सी बात है उन कंपनीज के मुलाजमीन थे जहाँ पे कभी चीफ एग्जीक्यूटिव हमजा रहे,
कभी चीफ एग्जीक्यूटिव सुलेमान शहबाज रहे। तो ये जवाब तो आप कभी नहीं दे सके कि ये पैसा कहां से आया, तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि केस ही बड़ा कमजोर था और सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया था? तो चले आप जवाब दे दें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे है। मैंने ये सवाल हमजा शहबाज से यानी किया मामला था ये है कि कोई बात करने के लिए नहीं, सुन ले ना, कोई बात करने के लिए नहीं, सुन ले, बात करने के लिए पहले बात को समझ लेना चाहिए। मामला ये केस उन्होंने बनाया मनी लॉन्ड्रिंग का। मैंने जब ये केस बनाया था तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि मेरा तल्लक फैसलाबाद से है। फैसलाबाद सूत्र मंडी में जो है वो तकरीबन 200 आड़त है सूत्र की, और एक एक के अगर 10-10, 15-15 अकाउंट ना हो, एक पक्का खाता होता है, एक कच्चा खाता होता है। तो मामला ये है कि ये टैक्स मैनेजमेंट है या टैक्स एविजन है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये मैंने उस वक्त कहा था, शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में। जी मामला ये है कि अगर उन्होंने किसी जगह पे, सुन लें, अगर किसी जगह पे उन्होंने कोई टैक्स एविजन की तो भाई उनको आप टैक्स लगाएं, आप उनसे टैक्स चार्ज करें। मनी लॉन्ड्रिंग आपने कैसे बना दी? अच्छा राणा साहब, और रही बात के जी जो सही केस है, आप मुझे बताएं कि ये 50 अरब का टीका जो इस फ्रॉड लीडर ने लगाया कौम को, और 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो हासिल की है यहाँ पे अल कादर ट्रस्ट के नाम पे, और उस और कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है? खुद, और इसकी जो है वो जौजा मोहतरमा। 240 कनाल जो है वो फराग गोगी के नाम पे अच्छा राणा साहब, उन केसेस पे हम बात करते रहे, तो फिर पकड़ा जाना चाहिए, बात करते रहे। लेकिन मुझे ये बताइएगा, मैंने वो आपने मेरे शो पे भी कहा था, मैंने खुद हमजा शहबाज से भी, जब हुकूमत में वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, मैंने 1-2 रोज पहले उनका इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि ये आपके जो मुलाजमीन है इनके अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आ गए? तो हमजा शहबाज ने कहा ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। मैंने कहा ये तो फिर बेनामी हुआ कि अपने बिजनेस का पैसा आप किसी और के अकाउंट में रख रहे हैं, ये तो बेनामी हुआ, और कंसीलमेंट के लिए यही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा इस पर फिर हम तफसील से बात करेंगे। जो आप बात कर रहे थे सादा नहीं है, किसी और के अकाउंट में पैसे रखना अपने बिजनेस के, ये कंसीलमेंट में आता है। और मनी लॉन्ड्रिंग में जो लेयरिंग होती है, पैसा छुपाने के लिए यही इस्तेमाल होता है। तो वो हकायक जो भी हो, लेकिन ये तो ना कहेंगे पैसा किसी के अकाउंट में डाला जा सकता है, चाहे उसकी कोई सोर्स हो या ना हो। सुन ले शहजाद साहब, किसी वकील से मशवरा करके मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पढ़ लें, अगर आपने इसके ऊपर प्रोग्राम बेनामी अकाउंट क्या होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, ये केस उन्होंने गलत बनाया था, ये केस गलत था। और ये मनी लॉन्ड्रिंग के चलो मान ली मैंने आपकी बात कि जी यहाँ पाकिस्तान में जो है वो ऐसे होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने सारा पलंदा जो है शहजाद अकबर ने, उस फ्रॉडियर ने जिसने उस केस में 2 अरब रुपए उसने भी हासिल किया हुआ है, अब वो बाहर बैठा है, उस फ्रॉडियर ने सारा पलंदा जो है वो भेजा था यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, वो वहाँ पे तो कोई सिफारिश नहीं ना चलती। तो वहाँ से क्या जवाब आया था? इन बेशर्मों को डूब मरना चाहिए कि ये किस किस्म की हरकतें और अपने मुखालफिन के खिलाफ किस तरह झूठे केस बनाते रहे हैं। लेकिन क्या एनसीए के केस से ये साबित हो जाता है कि मकसूद चपड़ासी साहब के अकाउंट में 4 अरब रुपए नहीं आए थे? क्या ये बात साबित हो जाती है कि जो टीटीज थी वो उन लोगों ने भेजी थी जिनका कोई बाहर जाने का रिकॉर्ड ही नहीं था? नहीं, देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी ने अपने किसी मुलाजम के नाम पे अकाउंट खुलवाया है और वहाँ पे पैसे रखे हैं और उन पैसों को उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया, तो भाई ठीक है, जो उनके जुम्मे टैक्स बनता है आप लगा दें। सादा बात आप ये कर रहे हैं कि ये तो नहीं आप कह सकते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। उन्होंने उनके ऊपर टैक्स चोरी का तो इल्जाम लग सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं लग सकता। नहीं, ये टैक्स चोरी नहीं है, ये टैक्स मैनेजमेंट है। अगर मैं फिर सारा ला जो है वो आपको मैंने आपके इस प्रोग्राम में तो नहीं पढ़ाना ना आपको। सुन ले मेरी बात सुन ले, ये सारा कानून जो है ये मैं आपके इस प्रोग्राम में आपको नहीं पढ़ा सकता। इस मुल्क का कानून मौजूद है कि अगर आपको फॉरेन रिमिटेंस आए उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। जी मुझे पता है इस कानून का, मुझे पता है, लेकिन वो बिल्कुल कानून ऐसे नहीं है कि आप उसको अपने बेनिफिट के इस्तेमाल करें कि कोई शख्स जो बाहर नहीं गया वो फेक टीटीज भेज रहा हो। मुझे पता है कि पाकिस्तान में फेक टीटीज का जो कल्चर है बड़ा कॉमन है, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, जो सीएम का बेटा हो, जो खुद सीएम हो, उनको एहतियात करनी चाहिए। मेरी बात
सुन लेना, नहीं मेरी बात सुन लेना। कानून क्यों सीएम के बेटे के लिए कानून और होता है और आम आदमी के लिए कानून और होता है? कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। ये रोज आप जो है वो बैठ के यहाँ पे जो है वो इस बात की दुआई देते हैं कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। नहीं, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे कारोबारी शख्सियात भी इस तरह टीटीज मंगवाते हैं जो कि फेक टीटीज में इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है बहुत सारे कारोबारी हजरात नहीं, सुन ले मेरी बात, शहजाद इकबाल साहब, ये कानून जब मौजूद है, अब मुझे नहीं पता कि अब उसमें कोई इन्होंने 3.25 साल में इनको तब्दील करना चाहिए था जब ये इतने उसके दाई थे। तो अगर वो कानून मौजूद था या कानून मौजूद है तो उसके मुताबिक अगर कोई अपना टैक्स मैनेज करता है उसे कानून के मुताबिक ये इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान में हर शख्स आप इतराज कर सकते हैं ना मैं इतराज कर सकता हूं। पाकिस्तान में हर शख्स को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने असासे छुपाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स को ये इजाजत होनी चाहिए कि अपने असासे छुपाने के लिए किसी अपने मुलाजिम के अकाउंट में अरबों रुपए रख दे, जिसमें आप कह रहे हैं वो टैक्स बचाने के लिए, लेकिन असल में तो वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट है। जब आप बेनामी अकाउंट खोलते हैं, किसी और के नाम पे पैसा रखते हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं होता, तो फिर वो तो कंसीलमेंट ऑफ एसेट होता है। तो आप कह रहे हैं इस बात की हर पाकिस्तानी को इजाजत है कि अपना पैसा किसी और के अकाउंट में रखो। नहीं, इसमें नहीं, सुन लें, इसमें जो उन्होंने अलग किया ना इन अकाउंट्स के हवाले से और उसके बाद में उन टीटी के हवाले से, उसमें कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आज तफसीली फैसला आया है आर्टिकल 63(1) की तशरीह के हवाले से, उससे बात करेंगे ब्रेक बाद। वेलकम बैक। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63(1) की तशरीह का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है और यह अक्सरियती फैसला 95 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और आर्टिकल 63(1) की तशरीह का जो मुख्तसर फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 17 मई 2022 को सुनाया था। मुख्तसर फैसले में कहा गया था कि मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, जबकि पार्लियामेंट ताहयात नाअहली पर कानून साजी कर सकती है। इस केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनर्रफ रुकन का वोट ना शुमार करने का फैसला दिया था, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें कहा गया है कि मुनर्रफ रुकन का पार्टी हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। रुकन असेंबली का पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए तबाहकुन है। वोट डालते वक्त आर्टिकल 63(1) के तहत पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में कहा गया है अरकान पार्लियामेंट को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इजहार राय की इस आज़ादी का इस्तेमाल आर्टिकल 63(1) की रोशनी में वोट डालते हुए नहीं हो सकता। इसके अलावा मुनर्रफ वोट शुमार ना करने की वजूहात देते हुए फैसले में लिखा गया है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाले गए वोट को शुमार करना जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। अरकान असेंबली ने इजहार राय के हक को वकला महाज केस में भी तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अरकान असेंबली वोट के मामले पर पार्टी के अंदर बहस, इत्तफाक या अदम इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन जब मामला वोट डालने का आएगा तो फिर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि सवाल यह है कि मुनर्रफ रुकन की सज़ा और नाअहली की मुद्दत क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि डी सीट रुकन दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। मुनर्रफ अरकान डी सीट होकर आज़ाद या इंजीनियरिंग या इनाम देने वाली पार्टी के टिकट पर इंतखाबात लड़ सकते हैं। हारने की सूरत में मुनर्रफ अरकान और इनकी डोरियां हिलाने वालों के लिए जिल्लत भी सजा से कम नहीं है। मुनर्रफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करे। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर पढ़ के तासुर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट डिफेक्शन को, मुनर्रफ होने को पॉलिटिकल मैनेजमेंट की नज़र से देख रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया है कि मुनर्रफ रुकन की नाअहली की मुद्दत का तयन पार्लियामेंट करेगा। आइन में पार्टी हिदायत के लिए पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं। यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आए तो उसके हक में वोट देना है या इसके खिलाफ वोट देना है, ये पॉलिटिकल पार्टी का हेड डिसाइड नहीं करेगा, ये पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत डिसाइड करेगी कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हक में वोट देना है या उसके मुखालफत में वोट देना है। इस तफसीली फैसले की जो तशरीह आप सामने आई है इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान हैदर वहीद साहब ने। हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो फैसला है तफसीली फैसला आर्टिकल 63(1) की तशरीह के हवाले से, उसे ये वाज़ेह होता है कि अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा है कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो सुपीरियर है इंडिविजुअल के मुकाबले में,
और ये कहा गया है, ये वजूहात भी सामने आई है कि वो कह रहे हैं कि अगर वोट शुमार कर लिया गया तो उससे जो जमहूरी निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा खतरा होगा। जो रीजनिंग दी गई है वोट शुमार ना करने के हवाले से, आप कैसे देखते हैं इसको? देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहरहाल जो मतन है आपने सही कैप्चर किया कि डिफेक्शन के और पॉलिटिकल पार्टी की एक वन यूनिट होने के हवाले से बहुत क्लियर एक स्पिरिट जो है बहुत क्लियर है जजमेंट का कि डिफेक्शन को बहुत बुरी नज़र से देखा गया, जमहूरियत की के लिए ख़तरा देखा गया है, पार्लिमानी पार्टी के लिए ख़तरा देखा गया है। उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट है ना सिर्फ के पॉलिटिकल पार्टी बनाना बट उसका इंटैक्ट रहना और पार्लियामान में भी उसको उसकी एक जो है वो एंटिटी बरकरार रहना और उसको एक ज़बान से चलना। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा क्लियरली ये कह रहा है कि वोट जो है वो काउंट नहीं होगा इस वजह से क्योंकि अगर पार्लियामानी पार्टी के खिलाफ कोई बात होती है तो वो लिहाजा पार्लियामानी पार्टी की हैयत और उस फंडामेंटल राइट की नफी होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस चीज़ के हवाले से जो है तशरीह नहीं है शहजाद के आर्टिकल 95 में फिर जो नो कॉन्फिडेंस का हक हासिल है, हर पार्लियामेंटेरियन को हक हासिल है। तो मेजॉरिटी पार्टी अब जहाँ होगी यहाँ पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से एक पार्टी का होगा तो वहाँ तो फिर नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया गया। दूसरा इस पे भी वजाहत नहीं है कि अगर दो सूरतें होती हैं, एक आप पार्लियामानी पार्टी की बात ना सुनते हुए वोट यहाँ डाल दें वहाँ डाल दें और एक है कि एब्सटेन करें। तो अगर एब्सटेन करते हैं आप तो क्या आपका वोट डला हुआ समझा जाएगा? क्योंकि मतन तो यही है कि पार्लियामानी पार्टी जो कहती है वही होना चाहिए। तो फिर ये वोट कास्टिंग हुई क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता फिर कि हम पहले ही गिन लें? तो नंबर्स है ना, फिर पार्लियामानी पार्टी ने कह दिया है और ये इतने नंबर इस पार्टी के, इसके नंबर इतने पार्टी के, तो फिर ये वोटिंग की मश्क की जरूरत ही क्या है? तो असल में जो इशू है कि मेरे ख्याल से ये जजमेंट वैसे तो जो है वो जिस तरह से आइन होना चाहिए शायद उसके हवाले से सही है और डिफेक्शन वाकई एक तरीका है जिससे अंडरमाइन किया गया है हमेशा पाकिस्तान की जमहूरियत को और पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन साथ ही साथ जब हम पढ़ते हैं आइन तो एक राय ये भी बनती है कि ये तो शायद नहीं लिखा गया कि वोट काउंट नहीं होगा। डिफेक्शन का तो बड़ा क्लियरली लिखा गया है। इसको अगर हैदर साहब अगर एक मिसाल देके आप समझाएं, मिसाल के तौर पे एक पार्टी है जिसके 100 अरकान असेंबली हैं और 51 पार्लियामानी पार्टी के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में वोट करना है, यानी कि मेजॉरिटी 51 हो गई, तो वो तो क्या वो डिफेक्शन पर नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो 51 की तादाद में वो अक्सरियत में है? और फिर जो 49 होंगे वो अगर वोट नहीं कास्ट करते या वो उसके बरक्स जाते हैं तो जो 49 होंगे फिर वो डिफेक्ट कर रहे हैं और जो मेजॉरिटी है वो डिफेक्ट नहीं कर रही, इस तरह तस्वीर किया जाएगा और फिर क्या उनका वोट शुमार कर लिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है कि 49 जो हैं वो उनको फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस पे वोट डालने के वो पाबंद हैं। लेकिन आपकी बात ये सही है, स्टेन करते हैं तो फिर क्या होगा? क्या उनका वोट गिना जाएगा कि कास्ट हो गया जबकि उन्होंने किया ही नहीं है? इस पे वजाहत नहीं। तो यही बात है कि कुछ लकूनाज ऐसे रह गए हैं। बट एक बात बहुत क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये जरूर देखना चाहती है कि जो डिफेक्ट करेगा तो उसका डिफेक्शन का जो है सिर्फ सजा उस पार्लियामेंटेरियन को नहीं मिलेगी बल्कि जो उसकी डिफेक्शन से नुकसान पॉलिटिकल पार्टी को पहुंचना है वो उस नुकसान से पॉलिटिकल पार्टी को मुख्तसर ये बताइएगा क्या इस फैसले को ये पढ़ के भी लगता है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के एंगल से डिफेक्शंस को देखा जा रहा है, यानी कि कोई इंडिविजुअली अपने ज़मीर की आवाज़ नहीं सुन रहा है? क्योंकि जो कहा गया है कि अगर कोई हारने की सूरत में मुनर्रफ अरकान होता है और जो उनकी डोरियां हिलाने वाले हैं तो हार ही उनके लिए बड़ी सिल्लत का सबब है, बड़ी अच्छी बात की आपने शहजाद के, क्योंकि आपकी बात सही है। देखें, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटीज के बैकग्राउंड में बिल्कुल ये सही समझता है कि डिफेक्शंस अमूमन इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि जोड़ तोड़ हो सके, डीलें हो सकें और गलत तरह की डीलें। लेकिन आइन इन्वेजिज करता है कि भाई जमीर जागना भी कोई चीज है और अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसे हरकतें करना शुरू कर दे जो एंटी स्टेट हो या कोई बहुत ही मिसकंडक्ट हो तो लिहाजा ये वो इजाजत देता है इंडिविजुअल्स को कि अपने वो जमीर के मुताबिक फैसला कर सकें। लेकिन हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में ज्यादा क्योंकि डिफेक्शन को मिसयूज किया गया है तो लिहाजा डिफेक्शन को सिरे से ही उड़ा देना क्या ये सही है या नहीं, ये एक अलग है। हैदर वहीद हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का शिकार है और सैलाब की तबाहकारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 1700 से जायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 3 करोड़ से जायद अफराद इससे मुतासर हैं।
जबकि मुतासरा इलाकों में भूख और बीमारियों की वजह से इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और हुकूमती अंदाजे के मुताबिक सैलाब से $30 अरब का नुकसान हो चुका है। ये तबाही इतनी वसी पैमाने पर हुई है कि पाकिस्तान अकेला इससे नहीं निपट सकता और इसके लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। और बैनुल-अक़वामी बरादरी को अपना किरदार इसलिए भी अदा करना होगा क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह नहीं है, बल्कि इन तब्दीलियों से होने वाली तबाही का शिकार है। और इस बात का एतराफ़ खुद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी कर चुके हैं। कई ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से इमदाद का सिलसिला जारी है और बरतानवी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को £26 मिलियन की इमदाद भी की गई है। और पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाहकारी हुई है और जो रिलीफ एफर्ट इस वक्त जारी है, उसका जायजा लेने के लिए बरतानिया से लॉर्ड तारिक अहमद पाकिस्तान आए हुए हैं। ये यूके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया है और इनकी आज वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है। हम इस हवाले से मजीद इनसे बात करेंगे। लॉर्ड तारिक अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आप पाकिस्तान आए हैं, एक मुश्किल वक्त में आए हैं जब फ्लड से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी है, इसके अलावा लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, और इस वक्त तकरीबन 33 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त जो आपका ये विज़िट है पाकिस्तान का, इसका एग्जैक्ट पर्पज़ क्या है और क्या अचीव करना चाहेंगे इससे आप? जी ठीक है, पहले तो मैं बड़े सब आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगा और बड़ी मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तान फिर से आने का मुझे मौका मिला है। जो आप अपने इंट्रोडक्शन में बात की है, इसी नज़रिए से मैं इस वक्त यहाँ आया हूँ और मैं ये ऐलान कर सकता हूँ कि बरतानी हुकूमत ये जो सैलाब पाकिस्तान ने अभी भी जकड़ा हुआ है पाकिस्तान को, इस सिलसिले में हमने अब तक 16.5 मिलियन पाउंड्स का डोनेशन दी थी और आज सुबह मैंने ऐलान किया 10 मिलियन पाउंड इसमें और हम बढ़ा रहे हैं इसको। और इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह कल प्रोग्राम ये भी है कि सिंध जाऊँगा और वहाँ भी जायज़ा लूँगा कि इस वक्त ज़रूरियात क्या है, लोगों की, आवाम की क्या ज़रूरियात है। आप खुद विज़िट कर रहे हैं सिंध के? जी जी बिल्कुल, क्योंकि असल आजमाइश उसी वक्त समझी जाती है जब आप ख़ुद देखें, उससे अंदाज़ा इंसान लगा लेता है कि इस वक्त ज़रूरतमंद कौन है, किस तरह और किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ हुकूमत के साथ मेरी मुख्तलिफ़ मुलाकातें हुई हैं, वज़ीर आज़म साहब के साथ भी और भी जो वज़ीर हैं उनके साथ भी, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि इस वक्त ठीक है डोनेशंस आ रही हैं, मगर जो असल ज़रूरियात हैं उनको ब्रिटेन और जो हमारे ममालिक हैं, पार्टनर्स हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इस ज़रूरियात को कैसे पूरा करें। इस विज़िट पे आपकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी आप मिले, एहसन इकबाल साहब से भी आपकी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली उन्होंने जो आपको ब्रीफिंग दी है, जो पिक्चर बताई अभी, किस चीज़ की आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत दुनिया को पैगाम जा सके कि पाकिस्तान को इस वक्त लोगों की मदद करने के लिए किन एरियाज़ पे फोकस करना चाहिए? लेकिन पहली चीज़ ये है, जब आपने कोई कम्युनिकेशन करनी हो, लोगों को बताना हो, उस वक्त ना बहुत ज़रूरी है कि एक वो मैसेजिंग का, और मैं आपको बता रहा हूँ जो इसी फील्ड में है, बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को समझ आए। तो जब ये सैलाब आया है पाकिस्तान में, जो बारिशें हुई हैं, उसके मुताबिक वो यो था कि जो कार्बन एमिशंस का होती है बात, कि पाकिस्तान तकरीबन 1% कंट्रीब्यूटर है, मगर जहाँ तक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में जो 10 ऐसे ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसका क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान पे असर होगा। तो मगर जो मेरी मुलाकातों के दौरान उनने ठीक ये चीज़ का ज़रूर अर्ज़ किया कि इस वक्त तो ह्यूमैनिटेरियन ज़रूरियात, इंसानियत की जो आम चीज़ें हैं, खाना पीना, पानी, सैनिटरी इश्यूज़, मगर इसके अलावा जो रीबिल्डिंग होनी है, पाकिस्तान की इतनी रोडें तबाह हो गई हैं, पुल तबाह हो गए, कि इसकी तरफ भी तवज्जो दिलवाई जाए। तो हमारी जो फंडिंग यूके की तरफ से भी आ रही है वो लाइफ सेविंग नीड्स पर आ रही है, पानी प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है इमीडिएटली, तो ये रिलीफ की ज़रूरत है बिल्कुल। मगर इसकी साथ साथ कोऑर्डिनेशन की भी बहुत ज़रूरत है। मेरी मीटिंग्स आज जो यूएन एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ भी हुई है, जो वर्ल्ड बैंक है वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो हमारा ब्रितानिया हुकूमत जो है वो IMF पे भी बैठती है, उनके बोर्ड पे भी, वर्ल्ड बैंक पे भी। तो बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक बायलैटरल तरीके के साथ नहीं, मगर अगर आप देखें हमारी सपोर्ट जो है ये पूरा मिला के 26.5 मिलियन पाउंड की होगी, जिसके साथ साथ हमने ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी तकरीबन 55 मिलियन पाउंड का ऐलान कर चुके हैं, और इसके साथ और भी ऐसे प्रोग्राम जारी हैं। अगर आप हमारी आवाम की तरफ देखें, जो ज़रूरियात जब ये अपील हुआ था, हमने एक हमारी वहाँ डिज़ास्टर्स और इमरजेंसी कमेटी है जिसमें 15 ऐसी तंजीमें हैं जो शामिल हैं, और उसमें इस्लामिक रिलीफ और भी ऐसे हैं, और वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके साथ शामिल करके हमने उसमें भी तकरीबन 30 मिलियन पाउंड
का इजाफा और हुआ। इवन रिसेंटली जो क्रिकेट टीम आई हुई थी उन्होंने भी जी कंट्रीब्यूट किया, बिल्कुल, डोनेट किया उन्होंने। और ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ साथ कि जो हमारी क्रिकेट टीम आई थी और उस पर भी मैं आप एक मेज़बान के हैसियत से आपने हमें जीतने दिया इस रंग में, तो उसका मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल, मगर वो जो कराची में मैच हुआ बाकी, मगर इससे ना क्या बात लोगों के जहन में जा रही है कि पाकिस्तान इसके बावजूद जो इस वक्त सैलाब जो जैसे मैंने अर्ज़ किया जकड़ा हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी तरफ से भी आगे बढ़ना चाहती है। और मैं समझता हूँ ये जो अगर वर्जिशी मुकाबलाजात में जो हुआ है क्रिकेट का, ये बहुत ज़रूरी था कि अवाम को एक मैसेज मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन तो एक तरफ, लेकिन जब एक पूरे पाकिस्तान की आवाम बहुत लो फील कर रही थी उस वक्त मेरे ख्याल से ये मैचेस एक अच्छी पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन थे उनके लिए। तो अब ये बताइएगा, क्योंकि आपने कार्बन एमिशन की बात की, यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान इज़ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान कसूरवार नहीं है इसमें, इसलिए लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान की मदद करें, जस्टिस करें उनके साथ। ये ना सोच के दे कि हम किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं या एड दे रहे हैं, जस्टिस करना चाहिए। तो इस हवाले से क्योंकि एक बहुत बड़ी नीड होगी, आपने रीबिल्डिंग की बात की, पाकिस्तान का जो टोटल लॉस है इसमें और जो रीबिल्डिंग फेज में पैसा चाहिए होगा, दैट्स अराउंड 25-30 बिलियन डॉलर्स। जी जी, तो क्या पैगाम है आपका दुनिया के लिए, क्योंकि अभी फ्रांस और यूनाइटेड नेशन ने एक डोनर कॉन्फ्रेंस भी करनी है, आई एम श्योर यूके भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, तो मैसेज क्या है लोगों का, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है इस वक्त। पहले यहाँ तक आपने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का जिक्र किया, मैं मेरे शोबे में यूनाइटेड नेशंस भी शामिल है, मगर उनके आने से पहले मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी इस सिलसिले पे कि, और मैं बहुत खुश था कि वो ख़ुद आए हैं यहाँ, और उन पे वाकई में मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत गहरा असर हुआ है इसका। उनने अपनी जो यूएन की जनरल असम्बली की मीटिंग्स होती हैं सितंबर में, उसमें भी अपनी तकरीर का एक ख़ास जिक्र उनने पाकिस्तान के हवाले से किया था। और जो जैसे आपने अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान की नेट जो एमिशंस हैं बहुत कम हैं, मगर उसके बाद जो इम्पैक्ट हुआ है सैलाबों का बहुत ज़्यादा है, बढ़के के इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गए। एक मिसाल के तौर पे देख लीजिए कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये सबकी जिम्मेदारी है। आपने जो पाकिस्तान की रीबिल्डिंग कॉस्ट का जो भी इस वक्त फिगर है, जो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से भी हमें बहुत ज़रूरी है कि वो हमें बताएं उनकी अहम ज़रूरियात क्या हैं। अगर ये 25 बिलियन है, 30 बिलियन है, जितना भी है, उसके मुताबिक प्रायोरिटीज़ कैसी हैं, किस जगह उनको क्या ज़रूरत है। तो जब आप इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस की भी बात करते हैं, सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि पैसे इतना अदा कर दें, वो पैसे किधर जा रहे हैं, क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आज एक चीज़ जो मुझे पता लगी है कि पाकिस्तान को टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़रूरत है, कि इस रंग में हम इंजीनियर्स की तरफ भी देख सकते हैं, जो ब्रिजेस फिर से, जो पुल फिर से बनाए जाएंगे, उसमें जल्द अज जल्द, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर ये दोबारा फ्लड्स आते हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, मिटिगेशन, बिल्कुल। हम इस वक्त ब्रितानी हुकूमत कॉप के प्रेसिडेंट हैं, जो मेन एनवायरमेंटल मीटिंग होती है एनवायरनमेंट पे, पिछले साल आपको याद है ग्लासगो में हुई थी, इस साल कायरो में होनी है। तो उस सिलसिले से भी हम चाहते हैं कि जो दो चीज़ें हैं पाकिस्तान को बहुत ज़रूरी है, फोकस ऑन मिटिगेशन, कि अगर कल को फिर से ऐसा हादसा आए, सैलाब आए, तो उसको रोका कैसे जाए। बिल्कुल, और उसमें बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशंस हैं, कुछ तो जिसको हम कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, कि आप ये अगर ओशंस की तरफ देखें, मैनग्रोव्स लगाने, दरख्तों के नेचुरल बैरियर्स जो बने होते हैं, उसमें भी आप किस तरह मदद कर सकते हैं पाकिस्तान की भी, और हम टेक्निकल सपोर्ट भी ला सकते हैं इस रंग में। तो जो आपने डोनर कॉन्फ्रेंस फ्रांस और यूएन की जिक्र किया है, हम फ्रांस और भी ऐसे बैरुल-हुकूमी तौर पे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम शामिल हैं और काम कर रहे हैं पाकिस्तान की ज़रूरत के तहत। और दुनिया में क्योंकि हर बड़े फोरम पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात तो की जाती है, आपके ख्याल में उतना काम भी हो रहा है, उतना फोकस है दुनिया का इस पर, या बात ज़्यादा की जा रही है? क्योंकि जैसे पाकिस्तान को अब एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया जा रहा है कि कितना डिज़ास्टर्स हो सकता है किसी कंट्री के लिए ये क्लाइमेट चेंज। एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है एक्सिस्टेंशियल थ्रेट, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह तबाही आ जाएगी। और ऐसे कुछ जजीरे हैं दुनिया भर में, मुल्क हैं ख़ास तौर पे पैसिफिक में, कैरेबियन में, कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज की तरफ पूरी अपनी तवज्जो नहीं दी, ये एक दिन में हल नहीं है इसका एक साल में भी नहीं हल होना। अगर अभी हमने एक्शन लिया, फिर जाके 10, 15, 20 साल बाद इसका असर देखा जाएगा, मगर ज़रूरी है कि इस वक्त हम एक्शन लें। और ये भी है कि अगर आप यूक्रेन के हवाले से देखें और भी जो अजीम इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया भर में, उससे कभी ऐसे भी होती है तवज्जो बढ़ जाती है लोगों की। तो बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। और ऐसे जब अजाब के तहत जो पाकिस्तान पे नाज़िल हुआ था, ये सैलाब जो आया, पूरी तबाही हुई कि 30% से बढ़ के मुल्क जो है
वो पानी की वजह से उस पर पूरा वो सबमर्ज हुआ था, इतने लोगों पे असर हुई। वही बल्कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा साहब से बात हो रही थी, बिलावल साहब से, उनने भी कहा कि जैसे जो पूरा बरतानिया है उसको मिला के इतना हिस्सा पाकिस्तान का पूरा जो है वो सैलाब के नतीजे में पानी पूरा फैल गया था। वैसे आपको लग रहा है लॉर्ड तारिक के जितना एफर्ट्स दुनिया को करनी चाहिए थी पाकिस्तान की मदद करने के लिए, आपसे जो नुकसान हुए हैं उतनी मदद हुई है? क्योंकि इस वक्त बहुत सारी और डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। एक तो दुनिया भर की इकॉनमी हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन की तरफ है, इन्फ्लेशन इज़ ऑन द राइज, यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत सारा पैसा यूरोप का, अमेरिका का उस तरफ जा रहा है। तो आपके ख्याल में सही मानों में जितनी एफर्ट होनी चाहिए थी वो होती हुई नज़र आ रही? देखें, हर मुल्क की ज़िम्मेदारी अपनी होती है। मैं एक बरतानी हुकूमत का हैसियत से उनका एक नुमाइंदा हूँ, उनका एक वज़ीर हूँ, और जहाँ तक मैं इस रंग में मुझे फ़ख्र है कि यूक्रेन के हवाले से हमने यूक्रेन की भी मदद पूरी तरह की है। मगर इसके साथ साथ जो हमारे अपने भी ज़ाती मसाइल हैं, आपने इकॉनमी का जिक्र किया है, ये सिर्फ यहाँ डेवलपिंग वर्ल्ड का नहीं है, डेवलप वर्ल्ड में भी इस वक्त असर उस जंग की वजह से, जो आप एनर्जी प्राइसेस पे देखें, फूड प्राइसेस पे देखें, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसका असर पूरी दुनिया भर पे है। मगर इसके बावजूद हमारी यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटानिया और पाकिस्तान की दोस्ती एक बहुत ज़रूरी और अहम ताल्लुकात हैं, और इसके बिन हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है। और जो मेरा यहाँ आज आना हुआ है इसी सिलसिले में है कि जो हमने इतने पहले पैसे दिए हैं उसके अलावा हम और भी इसमें इजाफ़ा कर सकें और समझ सकें सही तौर पे कि क्या पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं, क्या इस वक्त चीज़ों की ज़रूरत। सिर्फ इस वक्त पैसे की ज़रूरत नहीं होती, कभी मदद और तरीके की होती है, एक्सपर्टीज़ की, मिटिगेशन और अडेप्टेशन की बात की है, ऐसे एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करना जो पाकिस्तान की मीडियम लॉन्ग टर्म में भी मदद कर सकें। लॉर्ड तारिक, बहुत शुक्रिया, आप शो पर आए और आप पाकिस्तान आए। उम्मीद करते हैं कि विजिट है उससे हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे और दुनिया को बता सकेंगे कि इस वक्त क्या इशूज़ हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान को। थैंक यू वेरी मच। नहीं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।